हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री जो भारतीय भवन बुक का चैप्टर नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, फुल्ली कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसका शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताया जाएगा ताकि आप उसको क्या करें, नोट डाउन करें और नोट डाउन करने के बाद आप फिर से उसको पढ़ें और अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकें। तो चलिए फटाफट से आज के इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे की ओर और देखिए आज के ये वीडियो कैसे मजेदार बनता है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट साबित होता है। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं। तो इस चैप्टर का नाम जैसा कि ये पता है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और उसके बाद हम लोग समीकरण को देखेंगे कि समीकरण कौन से होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, हम लोग संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो ये सारे चीज को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा, पूरा चैप्टर आप इजी वे में समझ पाएंगे। साथ में इसका आंसर राइटिंग भी कराया जाएगा इसी चैनल पे। तो आप लोग यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह का वीडियो जब भी अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया हमारे आसपास अनेक तरीकों से संपन्न हो रही होती है, अनेक तरीकों से हो रही होती हैं, सिर्फ हमें उन पर गौर करने की जरूरत होती है। जैसे कि आपने दूध से दही बनते हुए देखा होगा, तो यहाँ पे भी एक अभिक्रिया हुआ तभी दूध से दही बना। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे शरीर में चावल जो खाते हैं, जो भात खाते हैं, वो पच जाता है। आखिर ये कैसे पचता है? तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही ऐसे जो चावल है वो पचता है। फिर आपने देखा होगा कि लोहे में जंग लग जाता है। आखिर लोहे में जंग लगने के पीछे रीजन क्या, कारण क्या है? तो ये सभी का पीछे का कारण है रासायनिक अभिक्रिया का। अब इन्हीं चीजों को हम लोग अच्छे से डिटेल से या इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे देखिए देखने को मिलेगा परिभाषा। आप यहाँ से परिभाषा में लिख सकते हैं कि जब कोई पदार्थ, ये वाले पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। जब कोई पदार्थ अकेले ही किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आपको ध्यान में रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएंगी या किसे कहेंगी। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब रासायनिक अभिक्रिया में बहुत से पदार्थ भाग लेते हैं, तो भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? तो ये वाले पॉइंट्स तो आपने नोट कर ही लिया। अब यहाँ से आपको बढ़ना है, आपको ये वाले पॉइंट्स भी नोट करना है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। इंग्लिश में से रिएक्टेंट कहा जाता है। तो ये वाले पॉइंट्स को भी आप स्टार लगा के नोट डाउन कर लेंगे। फिर उसके बाद अगला जो स्टार लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल, जिसे प्रोडक्ट भी कहा जाता है, या कहीं कहीं इसे उत्पाद भी लिखा जाएगा। तो हम लोग इसको 3 नाम से पुकारते हैं यहाँ पे, प्रतिफल, प्रोडक्ट या उत्पाद, ठीक है ना। तो ये कब बनता है? जब रासायनिक अभिक्रिया बन जाती है, हो जाती है। और उदाहरण के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं, उदाहरण के रूप में हाइड्रोजन और क्लोरीन को लिया गया है। और यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब अभिक्रिया कराया जा रहा है तो यहाँ पे एक प्रतिफल बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है जिसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में एक अभिक्रिया कर रहा है तो इन चीजों को बोला जाता है अभिकारक। क्या बोला जाता है? अभिकारक। और ये जो इधर निकल करके आया इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पाद, प्रतिफल या प्रोडक्ट। तो ये सारे चीज हम यहाँ पे इनको बोलेंगे, ठीक है ना।
चलिए आगे क्या पॉइंट्स में बढ़ते हैं। आगे के पॉइंट्स में क्या बढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या क्रिया विधि होने चाहिए। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया लिखने से पहले आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे आपको संकेत के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसके अणुसूत्र के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसके परमाणु संख्या के बारे में पता होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान के बारे में पता होना चाहिए। इतने सारे चीज को अगर आप जानते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया आप इजी वे में लिख सकते हैं। अब यहाँ रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो क्या क्या विशेषता उनमें आ जाती है या क्या क्या उनमें नया परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखने को मिलेगा गैस की उत्पत्ति, यानी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो गैस क्या होता है, उत्पन्न होता है। और यह गैस उत्पन्न कई तरीकों में होता है, कोई भी गैस उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पे कौन सा गैस उत्पन्न हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है। अगर वही थोड़ा सोडियम बाइकार्बोनेट का परखनली ले लिया जाए और उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया जाए तो वहां पे कौन सी गैस उत्पन्न हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी गैस की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रिया में होती है। ये चीज आपको यहाँ पे कंसेप्ट बिल्ड करना है कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस तो बनता ही बनता है और बिना गैस के तो होता ही नहीं है। यहाँ तक कि आपके शरीर में जो खाना पचता है या खाना की अभिक्रिया होती है वो भी गैस बनाता है, तभी तो आप CO2 छोड़ देते हो, किसी को एकदम महका देते हो, बोलते हो कि अरे क्या कर दिया तुमने। तो ये चीज रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही होती है। अगला जो पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो अवक्षेप का बनना होता है। अवक्षेप कहने का मतलब कुछ पदार्थ बच जाता है, ठीक है ना, कुछ पदार्थ क्या होता है, बच जाता है, उसी को अवक्षेप कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो प्रतिक्रिया जो यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डाल दिया जाए तो सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अवक्षेप बन जाता है। किसका बन जाता है, सिल्वर क्लोराइड का। तो ये सिल्वर क्लोराइड क्या हो गया, अवक्षेप बन गया इसका। तो ये अवक्षेप इसमें बनता ही है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो जैसे कि आपने भोजन करा और भोजन करने के बाद कुछ पदार्थ बच जाते हैं जो मल द्वार के द्वारा शरीर से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, जिसको हम लोग मतलब शरीर के एक ऐसे मार्ग है उसको हम क्या करते हैं, उसके द्वारा उसे बाहर कर देते हैं। तो ये जो बाहर हो रहा है यही आपका क्या है, अवक्षेप हो रहा है, ठीक है ना। बाकी तो शरीर अपने ऊर्जा के लिए रख लिया, लेकिन कुछ चीजों को वो शरीर से बाहर कर देता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले घटनाएं या विशेषताएं हैं। फिर उसके बाद इसमें रंग का परिवर्तन आएगा। अब रंग का परिवर्तन कैसे आएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि रंग का परिवर्तन करने के लिए एक आपको प्रयोग करना होगा जिनमें पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डाल दीजिए और डालने पर आप देखेंगे कि जो उसका बैंगनी रंग है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और उसके बाद उसका जो रंग है वो रंग बदल जाएगा। और यही चीज आप पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी देख सकते हैं कि जब इसका रंग नारंगी जैसा होता है और जैसे ही आप इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो इस विलयन का रंग क्या बन जाता है, नारंगी हो जाता है, नारंगी से हरा हो जाता है। सॉरी, ये नारंगी था और ये अब क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो इसमें रंग में परिवर्तन आएगा और ये चीज आप अपने शरीर से भी देख सकते हैं। जैसे ही आप शरीर से बाहर जो अवशिष्ट पदार्थ निकालते हैं उसका रंग और पहले का रंग दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे आपने पानी तो व्हाइट पिया, सफेद पिया, और जैसे ही आपने पेशाब करना स्टार्ट किया तो उस समय जो पेशाब का कलर होगा वो हल्का पीला होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही शरीर से बाहर होता है। आगे के जो पॉइंट्स है वो तापमान में परिवर्तन है। अब तापमान में परिवर्तन कैसे होता है, इन चीजों को चलिए डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है ना। किसी को अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आए या दिक्कत आए तो आप फटाफट से कमेंट में लिखते चलो, हम आपका कमेंट पढ़ रहे हैं, आपका कमेंट देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहता है कि
कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। ये जाहिर सी बात है, जैसे कि आप कल्ली चूना के एक ढेले पर क्या कर दीजिए, पानी का एक बूंद या पानी गिराइए। पानी गिराने के उपरांत आप देखेंगे कि उससे उष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी जो कल्ली चूना है उसको आप छुएंगे तो आपको ऐसा फील होगा, ऐसा महसूस होगा कि उससे क्या हो रहा है, गर्म उष्मा निकल रहा है। तो ये इस चीज में होता ही है, और जब ये बाहर निकलता है तो उसको हम लोग उष्मा छेपी बोलते हैं। ये चीज हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे इस चीज को, आप ध्यान में इसको जरूर से जरूर रखिएगा। अब आइए अगला जो पॉइंट्स है वो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यानी पहले की अवस्था कुछ और था और अब की अवस्था कुछ और है। और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मोमबत्ती को लेकर के समझाया गया है, यानी मोमबत्ती को आप जलाते हैं तो जलाने के उपरांत यह क्या हो जाता है, तरल अवस्था में आ जाता है, और जलने से पहले क्या होता है, यह ठोस होता है। और जैसे ही आप इसमें माचिस का उपयोग करते हैं तो यह पिघलना स्टार्ट कर देता है और तरल अवस्था में आ जाता है, यानी मोम क्या होता है, द्रव अवस्था और गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो पहले की अवस्था और अब की अवस्था दोनों में डिफरेंस हुआ। तो ये चीज रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो ये इनकी विशेषताएं हैं। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण की। आखिर रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो ये वाले पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। रासायनिक समीकरण से क्वेश्चन बनेंगे संतुलित करने के लिए, असंतुलित क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिए जाएंगे कि बताइए इसको संतुलित कैसे करेंगे या संतुलित करके बताइए, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा जान लें कि रासायनिक समीकरण कहते किसको हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये वाले पॉइंट्स आपको नोट करना है। कौन सा पॉइंट नोट करना है, ये वाला पॉइंट्स कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण में आपको क्या मिलेंगे, एक तो अभिकारक मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। अभिकारक हमने आपको पढ़ा रखा है कि अभिकारक कौन होता है, और प्रतिफल भी आपको पढ़ा रखा है कि प्रतिफल कौन होता है। और इन जो रासायनिक अभिकारकों और जो प्रतिफल है इनमें या तो तत्व होंगे या तो यौगिक होंगे, और इनको संकेतों एवं सूत्रों में क्या करना होता है, व्यवस्थित करना होता है, यानी इसमें संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से इसको लिखना पड़ता है, तभी आप रासायनिक समीकरण बना सकते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पे हाइड्रोजन को लिया गया है, तो आइए हम यहाँ पे आपको हाइड्रोजन को बताते हैं कि कैसे यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन को लिख करके दर्शाया गया है। तो एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरे तरफ एक तरफ हाइड्रोजन और क्लोरीन है और दूसरे तरफ हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब देखिए हाइड्रोजन को यहाँ पे हिंदी में हाइड्रोजन, लेकिन इसका जो संकेत है वो H होता है। आपने पढ़ा भी होगा हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है। क्लोरीन का क्या होता है, Cl होता है, लेकिन इसमें H2 लगा दिया गया और इसमें Cl2 लगा दिया गया। तो जो ये संख्या निरूपित किया गया ये क्या है, तो ये इसका अनुसूत्र है। ध्यान रखना बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसूत्र बोलते हैं। और यही चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इधर देखो यहाँ पे 2HCl है। अब इसको संतुलित करने के लिए बात करें तो देखो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर क्लोरीन कितने हैं, 2, और इधर क्लोरीन 2। तो ये चीज को हम आगे के पॉइंट में बात करेंगे, थोड़ा सा आगे वीडियो बढ़ेगा तो उसमें आपको ये चीज हम बताएंगे। और रासायनिक समीकरण लिखने की कुछ नियम है, कुछ विधि है, आप कैसे उसको लिख सकते हैं अच्छे तरीका से। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि जो अभिकारक दिया गया है और जो प्रतिफल दिया गया है उसको संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिख दीजिए। कौन से तरफ लिखेंगे अभिकारक को, तो इस समीकरण के बाईं ओर लिखेंगे। ये चीज को आप नोट कर लेंगे, पांचों पॉइंट्स को, क्योंकि ये आपको आगे भी पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया अभिकारक के क्या लिखेंगे, बाईं ओर। अब बाईं ओर कहने का मतलब देखो ये आपका क्या है, अभिकारक है। ये क्या है आपका अभिकारक है ना, H2 प्लस H2 और कितना H2 प्लस Cl2, ये अभिकारक है। तो ये देखो कौन से तरफ लिखा गया है, बाईं ओर। अभिकारकों के सूत्रों के बीच क्या करना है, प्लस चिन्ह का प्रयोग करना है। देखो यहाँ पे ये प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया था।
फिर उसके बाद क्या करना है, प्रतिफल की ओर ध्यान देना है, और ये प्रतिफल दाईं ओर लिखा जाता है। प्रतिफल कौन से ओर लिखा जाएगा, दाईं ओर, और इनके बीच भी प्लस चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे। एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो प्रतिफल और अभिकारक हैं, इन दोनों के बीच एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो आपका है एरो, यानी तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आखिर तीर जो चिन्ह है वह क्या दर्शाता है, तो ये जो तीर चिन्ह है ये यह दर्शाता है कि अभिक्रिया किधर से किधर की ओर हो रही है, यानी ये भी अभिक्रिया कर रही है सी डी की ओर। कहने का इसका मतलब क्या है कि अभिक्रिया ए भी कर रही है अभिक्रिया सी और डी की ओर। ये चीज कौन बताता है, ये तीर बताता है। तो ये सारे फैक्ट्स को यहाँ पे हमने समझा दिया और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आइए हम लोग बारी बारी से बात कर लेते हैं संतुलित करने की विधि को। तो यहाँ पे संतुलित करने की क्या क्या विधि है और असंतुलित करने की क्या विधि है। तो संतुलित समीकरण पहले समझते हैं कि संतुलित समीकरण कहेंगे किसको, और उसके बाद हम लोग इसकी विधि को अच्छे से समझ लेंगे। तो संतुलित समीकरण क्या होता है, तो संतुलित समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। ये वाले पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे स्टार लगा के, संतुलित समीकरण लिख करके, ठीक है ना। आप इसको लिखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण। किसी को डाउट है तो भैया कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, तभी आपको डाउट क्लियर होंगे, और अन्यथा आपका डाउट कभी क्लियर नहीं होने वाला है। आपको एकदम बिल्कुल कोचिंग जैसा हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी फैक्ट्स छोड़ नहीं रहे और कोई भी फैक्ट्स आपको समझाने से कतरा नहीं रहे। पूरे फैक्ट्स को हम निचोड़ समझा रहे हैं, आप इसको समझिए और जो भी डाउट होता है आप पूछिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, एक एग्जाम्पल लिया गया है H2 + Cl2, ठीक है ना। इसमें आपको दोनों तरफ की संख्याओं को ध्यान में रखना है। तो परमाणुओं की संख्या यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी है, 2, तो इधर भी कितनी है, 2, इधर कितनी है, 2 क्लोरीन की, तो इधर भी कितनी है, 2। देखो ये जो 2HCl लिखा जाता है ये गुना के रूप में लिखा होता है, ध्यान रखना, ये गुना के रूप में लिखा होता है। ये इसका भी है और ये इसका भी है। ये मत सोच लेना कि केवल और केवल इसका है, नहीं, ये सभी के लिए होता है जो उसके आगे लिखा हुआ होता है। तो आप उम्मीद करते हैं आपको ये चीज अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग असंतुलित समीकरण की बात कर लेते हैं। तो असंतुलित जो समीकरण होता है वह समीकरण कहलाता है जिसमें समीकरण के दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान नहीं होती, यानी इक्वल नहीं होती, बराबर नहीं होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं H2 + O2 और इधर क्या लिखा गया है, H2O। देखो इधर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2, इधर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है वो कितनी है, 1। तो इस कंडीशन में ये समीकरण संतुलित ना होकर के ये असंतुलित समीकरण कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा एक चीज और आपको यहाँ पे नोट कर लेना है कि रसायन शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग संतुलित समीकरणों का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करना पदार्थ के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन है। ये वाले पॉइंट्स को आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए सीखेंगे कि कैसे हम लोग करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित। और उससे पहले एक और फैक्ट्स आपको याद रखना है कि रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान की अनस्वरता के नियम पर आधारित होता है। तो ये आप स्टार लगा के यहाँ से ये पूरे फैक्ट्स को यहाँ पे लिख डालेंगे, ठीक है ना, जिसके अनुसार सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है। तो ये यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक के पॉइंट्स को लिख लेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बना दिया जाता है या पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से तो छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा आपको एग्जाम में नंबर लाने हैं। अब यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको 2 बातों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है।
फर्स्ट बात आपको यह ध्यान में रखना है कि अभिक्रिया से संबद्ध प्रत्येक पदार्थ के सूत्र और संकेत ज्ञात होने चाहिए। यानी जो भी आप पदार्थ का रासायनिक समीकरण लिखने जा रहे हैं तो आपको सूत्र और उसका संकेत पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या आपको पता होना चाहिए कि बाईं ओर के सूत्रों को अधोलेखित के अंक समीकरण को संतुलित करने के क्रम में परिवर्तित हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पे हमने H2O लिखा है और इसको एरो करके H2 + O2 लिखा है, तो इधर का जो भी अंक है वो चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है? बदल सकता है, चेंज हो सकता है। तो हम लोग इस जो समीकरण संतुलित करने की जो विधि अपनाएंगे, सबसे पहले हम लोग अनुमान द्वारा संतुलित करने की विधि को अपनाते हैं। यानी हम लोग अनुमान लगा करके उसको क्या कर सकते हैं? संतुलित कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको संतुलित करने की कोशिश करते हैं। अब अनुमान द्वारा जो संतुलित विधि है, इस विधि में संकेत एवं सूत्रों को ठीक पहले आवश्यक गुणक का प्रयोग करते हैं और इसको गुणक के तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को समान करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, देखेंगे Mg + HCl, एरो का चिन्ह दिया गया है MgCl2 + H2, तो इसको संतुलित करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम तीर के बाईं ओर देखेंगे, तो बाईं ओर मैग्नीशियम कितनी है? 1 है। हाइड्रोजन कितनी है? 1 है। क्लोरीन कितनी? 1 है। यानी इधर तीनों की जो संख्या है वो 1 1 1 है। अब यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नीशियम कितनी है? 1 है। क्लोरीन कितनी है? 2 है। और हाइड्रोजन कितनी? 2 है। अब हमको यहाँ पे मैग्नीशियम तो 1 है ही, साथ में हमको क्लोरीन भी 2 करने होंगे। तो इसमें क्या करना होगा? 2 से गुना करना होगा। तो हमने यहाँ पे 2 से गुना कर दिया। तो अब क्या लिखेंगे? 2HCl। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही 2HCl हमने लिखा तो पूरा काम मेरा हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन भी इधर क्या हो गया? 2 हो गया। और क्लोरीन भी कितना हो गया? 2 हो गया। और मैग्नीशियम तो 1 था ही और 1 इधर है ही। तो इस तरीके से हम लोग संतुलित कर सकते हैं अनुमान विधि के द्वारा। और भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप खुद से उनको संतुलित करने की कोशिश करिए, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए एक और हम यहाँ पे एग्जाम्पल को संतुलित करके आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया KClO3, एरो का चिन्ह KCl + O2, इसको संतुलित करना है। तो आपको क्या करना है? एक तरफ बाईं लिखना है, एक तरफ दाईं लिखना है। बाईं ओर में यहाँ पे पोटेशियम कितना है? तो देखो यहाँ पे 1 है और दाईं ओर भी क्या है? 1 है। अब यहाँ पे जो Ci है वो कितना है? 1 है। तो इधर भी कितना है? 1 है। अब यहाँ पे O3 कितना है? यानी ऑक्सीजन कितना है? तो 3 है। और इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? संतुलित करना है। तो कैसे संतुलित करेंगे? इधर तो 3 है, इधर 2 है। तो यदि हम यहाँ पे 3 लगा दें तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ पे क्या लगाना हमको होगा? 2। यदि हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही हमने 2 लगाया तो यहाँ पे जो पोटेशियम है वो 2 हो गया। तो यहाँ पे पोटेशियम क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ भी हमको क्या लगाना पड़ेगा? 2, तभी ये समीकरण संतुलित होंगे। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब चलिए हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं और अब ये देखते हैं कि हम लोग रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली क्या क्या सूचनाएं मिलती है। तो सबसे पहले सूचना क्या मिलती है कि अभिकारक के जो प्रतिफल हैं उसके संकेत सूत्र की ये जानकारी दे देता है। फिर इसमें हम लोग यह देखते हैं कि कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहा है और कौन कौन से पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहा है। फिर ये भी देखते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्या की जानकारी दे देता है। तो ये सारे चीज आपको यहाँ से कुछ पूछने वाले हैं नहीं, ये फालतू के बकवास चीज हैं और ये पूछेगा नहीं। सिर्फ जानकारी आपको रखना है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है यहाँ से कि आखिर ये सारी चीज होते कैसे हैं। ठीक है ना? तो ये सभी कहाँ से मिल जाता है? जब रासायनिक अभिक्रिया समीकरण बनता है। अब यहाँ पे रासायनिक समीकरण के उपयोग, इसको देखना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ से ये सारी चीजों को नोट डाउन करेंगे और बारी बारी से समझेंगे। कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है क्योंकि इससे समय की बचत होती है और लिखने के लिए कागज की कम आवश्यकता होती है।
ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग रासायनिक समीकरण का यूज करते हैं। और आगे की बात करें तो इसमें जो रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा का निर्माण कर सकते हैं और ये अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक इसके द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो रासायनिक समीकरण के द्वारा। संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग किया जाता है, जिससे वैज्ञानिकों को समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। तो ये सभी रासायनिक समीकरण के उपयोग के लाभ हैं, तो आपको भी इसको ध्यान में रखना है। ये इनकी सीमाएं दी गई है, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो इसमें कोई खास चीज नहीं है। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफल की जो भौतिक अवस्था होती है वो भौतिक अवस्था होती है की जानकारी नहीं देती है, यानी ये ठोस है, द्रव है, गैस है, इसकी जानकारी ये नहीं दे पाता है। ठीक है ना, ये इनकी सीमाएं हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण नहीं दे पाता है, अर्थात समीकरण यह जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। तो ये सभी समीकरण की कमियां हैं, ये सभी उनकी कमी है। रासायनिक समीकरण से ये भी पता नहीं चलता है कि किन दशाओं में संभव, अभिक्रिया किन दशाओं में संभव है, यानी दाब के द्वारा संभव हुआ है, ताप के द्वारा, सांद्रण के द्वारा। तो ये सभी इनकी कमियां हैं, ठीक है ना। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। आगे की ओर बढ़ें तो इसमें कहता है कि रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए आपको कुछ कुछ प्रयास करने चाहिए। क्या प्रयास करना चाहिए? तो अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी करनी चाहिए। जैसे कि आपको ब्रैकेट में कोष्ठक में एस लिखा हुआ मिले, एल लिखा हुआ मिले, जी लिखा हुआ मिले और एक्यू लिखा हुआ मिले, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही कोष्ठक में एस लिखा हुआ मिले तो हम लोग समझेंगे कि वो ठोस है, यानी सॉलिड है। जैसे ही एल लिखा मिले तो समझेंगे कि वो द्रव है, ठीक है ना। जैसे ही जी लिखा मिले तो समझेंगे वो गैस है, और एक्यू लिखा हुआ मिलेगा तो समझेंगे कि ये पदार्थ का जलीय विलयन है। तो ये सारे चीजों को यदि आप पता करते हैं तो अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग इसका ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी रखेंगे। कहने का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित करता है, किसका? ऊष्मा का, तो ऐसे चीजों को हम लोग ऊष्माक्षेपी बोलेंगे या ऊष्माशोषी बोलेंगे। जो ऊष्मा लेगा उसको हम लोग शोषी कहेंगे, और जो ऊष्मा देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी कहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसकी अभिक्रिया लिखने की जो समीकरण लिखने की प्रक्रिया है इसमें सुधार ला करके परिवर्तन कर सकते हैं। साथ में गैसों के उत्सर्जन की जानकारी लिख सकते हैं। जैसे कि यदि समीकरण में इस तरीके से लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब क्या समझेंगे? इसका मतलब समझेंगे कि ये गैस है और एक गैस वायुमंडल की ओर निर्देशित कर रहा है, ये वायुमंडल में चला जाएगा। अगर इस तरीके का चिन्ह का प्रयोग करेगा तो हम लोग समझेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना कोई अवक्षेप्य पदार्थ है और ये क्या हो रहा है? पृथ्वी पर ही रह जा रहा है। फिर इसके बाद हम लोग अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी लेंगे। जैसे अभिकारक ताप या दाब उत्प्रेरक से बन रहा है और इसका निर्देशन हम लोग तीर के चिन्ह से करेंगे। साथ में अभिक्रिया के उत्क्रमणीयता की जानकारी रखेंगे। तो ये सभी के द्वारा आप अभिक्रिया को और अच्छे से बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार को पढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो फर्स्ट प्रकार है उसे हम लोग बोलते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो संयोजन क्या अभिक्रिया होती है? वो कौन सी अभिक्रिया का नाम है संयोजन? तो आप इसका नोट डाउन करेंगे कि संयोजन वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ में कौन कौन से आएंगे? या तो तत्व होगा या तो यौगिक होगा, परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है ना। और इसमें नए पदार्थ के गुण होंगे वो मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होंगे। ये कौन से अभिक्रिया के थ्रू देखा जाता है?
तो संयोजन या इसका एक और नाम है संश्लेषण अभिक्रिया। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और एग्जाम्पल से देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया कैसे काम करती है। तो यहाँ पे एक हमने कार्बन लिया है और एक यहाँ पे ऑक्सीजन को लिया गया है और दोनों को अभिक्रिया करा देने पर देखा जा रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें दो पदार्थ क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद एक नए पदार्थ बना रहे हैं। यहाँ पे एक कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे CO2 इन दोनों से बिल्कुल ये अलग चीज का निर्माण करता है। यही होता है संयोजन अभिक्रिया। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला जो हम लोग बात करेंगे, अगला हम लोगों का है वियोजन अभिक्रिया। आइए वियोजन अभिक्रिया या इसका एक और नाम दिया जाता है अपघटन अभिक्रिया, इसको समझते हैं। तो वियोजन या अपघटन वह अभिक्रिया होता है जिनमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं। क्या होता है इसमें, किसी यौगिक के बड़े अणु टूटेगा, यानी उसमें जुड़ रहा था इसमें टूट रहा था और टूटने के बाद जो बनते हैं उन्हीं को बोला जाता है वियोजन अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। और इसमें भी जो मूल जिनके जो गुण होंगे वो मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन या वियोजन या अपघटन। देखिए यहाँ पे जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को अभिक्रिया कराया जाता है तो ये CaO और CO2 में क्या होता है, टूट जाता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बन जाता है। यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है यह संगमरमर के रूप में है और यहाँ पे देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है जो वायुमंडल में चला जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इन दोनों में कैसे एक दूसरे से भिन्न है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब चलते हैं अगला जो पॉइंट्स हम लोगों का है उसका नाम है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, इसमें जैसे ही धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वे अपघटित हो जाते हैं। क्या किया जाता है, तो धातुओं से द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड को विद्युत धारा से क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। और इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर ऑक्सीजन एवं क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त करती है। तो आप इसको कैसे डिफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर ऑक्सीजन और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होता है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे NaCl जो सोडियम क्लोराइड है, इसको वैद्युत अपघटन यानी इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो यहाँ पे सोडियम कैथोड पर बन रहा है और क्लोरीन एनोड पर बन रहा है। और क्लोरीन आपका क्या है, तो एक गैस है, ठीक है ना। तो आप इसको समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। अगला पॉइंट जो हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो आइए अब एकल विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। तो कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एक किसी तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु के समूह उसको क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, हटा दे रहा है। और ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब चलिए इसके एग्जाम्पल से रूबरू होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लोहा जिसको Fe बोला जाता है, कॉपर सल्फेट, ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहा है। तो अभिक्रिया करने के बाद लोहा क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए, जब लोहे के कांटे को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाल दिया जाता है तब लोहा कॉपर सल्फेट से तांबा को विस्थापित कर देता है। यानी जैसे ही ये कॉपर सल्फेट है ये अभिक्रिया करता है तो कॉपर सल्फेट से लोहा क्या करता है, सल्फेट को हटा करके अपने में समेट लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक, ऐसे अभिक्रिया को एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो लोहा जो है वह कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील साबित होता है।
तो आप ध्यान में रखेंगे इस चीज को। चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। अगला जो पॉइंट्स हम लोगों का है वो है आपका यहाँ पे उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो आइए अब उभय विस्थापन अभिक्रिया को इजी तरीका से समझते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करते हैं या आदान प्रदान करते हैं और नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे है कि XY और AB कोई धातु है या कोई पदार्थ है, ठीक है। ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो X अपना किसके साथ दे देता है, B के साथ, और Y किसके साथ आ जाता है, A के साथ। यहाँ पे आपको प्रतिफल के रूप में दिया गया है। अब चलिए एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में समझने से पहले चलिए यहाँ पे आइए इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जान ले। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया कि सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड क्या करता है, सफेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अब यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, जैसे NaCl और AgNO3 है, ठीक है, ये अभिक्रिया कर रहा है तो AgCl अवक्षेप के रूप में बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो सोडियम क्लोराइड है वो AgNO3 से AgNO3 यानी AgNO3 से क्या कर रहा है, ये NO3 को, ठीक है ना, NO3 को सोडियम क्या कर रहा है, अपने में समेट ले रहा है और क्लोरीन को किसके साथ कर दे रहा है, Ag के साथ दे रहा है, यानी सिल्वर के साथ दे रहा है। और यही चीज AgCl क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। और यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम पे प्लस, क्लोरीन पे माइनस, फिर उसके बाद सिल्वर पे प्लस और यहाँ पे NO3 यानी नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट जो है उस नाइट्रेट पर क्या है, NO3 पे माइनस है। तो माइनस वाला किसके साथ, प्लस वाला, और माइनस वाला प्लस के साथ ये अभिक्रिया आपस में कर करके नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। अगला जो हम लोगों को सीखना है, अगला जो अभिक्रिया उसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो आइए अब अवक्षेपण अभिक्रिया को समझते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है, यानी अवक्षेपित हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे परिभाषा के रूप में, तो लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है या पृथक हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और जो अभिक्रिया में पृथक होने वाला ठोस पदार्थ है उसको हम लोग अवक्षेप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि NaCl AgNO3 से अभिक्रिया करता है तो AgCl क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। AgCl क्या है, यहाँ पे अवक्षेप बनता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। अब अगला जो अभिक्रिया हम लोगों का है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आइए उदासीनीकरण को समझते हैं। तो उदासीनीकरण को समझने के लिए आपको कुछ चीज को ध्यान रखना है। जैसे यह वह अभिक्रिया होता है जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे अम्ल भस्म अभिक्रिया जब कर रहा है तो लवण और जल बना रहा है। यहाँ पे अम्ल के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया गया और भस्म के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया गया। तो जैसे ही इसको अभिक्रिया कराया गया तो ये लवण के रूप में सोडियम क्लोराइड बना रहा है और जल आपका H2O बना दिया। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब चलिए अगला हम लोगों को समझना है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जो प्रकाश का अवशोषण करके घटित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया को देख सकते हैं, जो HCl जो हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण करता है। फिर आगे आप देख सकते हैं पौधों के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है वो भी एक प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण होता है। जैसे देख सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में जब अभिक्रिया करते हैं सूर्य की उपस्थिति में
तो ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे ये क्या कर लिए, प्रकाश के मतलब प्रकाश के साथ ही या प्रकाश के कारण ही यहाँ पे ये अभिक्रिया संपन्न होता है। तो ये सभी को हम लोग कहेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगला जो हम लोगों को फैक्ट्स आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं की। तो ऑक्सीकरण एक अवकरण का विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है। यानी ऑक्सीकरण किसको कहेंगे, तो ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये वाले पूरे पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग कैसे हो रहा है, तो आप यहाँ से देखिए, जैसे C+O2 यानी कार्बन ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है और संयोग करने के बाद क्या निर्माण कर रहा है, CO2 यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति कर रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हुआ, अतः यह कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। अब यहाँ पे हम लोग आइए बात कर लेते हैं अब अवकरण की। तो अवकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो देखिए अवकरण अभिक्रिया हमने यहाँ पे लिखा है इस बुक में कि अवकरण अभिक्रियाएं समीकरण के ठीक उल्टी होती है। यानी अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो आप यहां से इसको नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे कि अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग एवं किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसी को हम लोग कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, अवकरण। तो आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट है कहीं पे तो कमेंट सेक्शन में भैया पूछना जरूर, नहीं तो पूरा ऊपर ही पार हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है, जैसे कि इस अभिक्रिया इस एक एग्जाम्पल में दिखाया गया है। CuO+H2 ताप दिया गया Cu+H2O। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन के साथ हो रहा है और उसके बाद जल बन रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होकर जल में परिवर्तित हो जा रहा है। तो ये ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होने वाले अभिक्रिया हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण के दैनिक जीवन में क्या इसका प्रभाव है। तो भोजन का पचना ये रासायनिक अभिक्रिया के अवकरण का ही काम होता है, ऑक्सीकरण का ही काम होता है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर भोजन क्या होता है, ऑक्सीकृत होकर चला जाता है और उसके बाद ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिससे हमारे शरीर का ताप कायम रहता है और हमारे शरीर शारीरिक कार्य करने के लिए बल प्राप्त होता है। दुर्गंध युक्त भोजन ये क्या होता है कि जैसे ही हम लोग ताजे भोजन को कुछ देर तक रख देने पर या कुछ दिनों तक रख देने के बाद वह स्वाद अप्रिय हो जाता है और वो क्या करता है, स्मेल देना, दुर्गंध उससे निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस भोजन के अप्रिय हो जाने का कारण क्या है, तो इसमें वसा उपस्थित होता है, वसा तेल उपस्थित होता है जो काफी समय से वायु से ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है और जिसके कारण वो क्या करने लगता है, गंध देने लगता है और स्वाद खराब हो जाता है। और इसको आप एक तरीका के द्वारा इसको आप क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो कैसे रख सकते हैं, तो इसमें आप क्या करिए, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का उपयोग करिए या एंटीऑक्सीडेंट मिला दीजिए इसमें, और मिला देने के बाद भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाएगा। या भोजन को वैसे चीज में रखें, वैसे बर्तन में रखें जिसमें ऑक्सीजन ना जाए, तो आपका भोजन सही रह पाएगा। फिर आप देखेंगे कि श्वसन अभिक्रिया में भी ऑक्सीकरण एवं अवकरण होता है, ठीक है ना। ऑक्सीकरण के द्वारा क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन शरीर में जा रहा है और फिर उसी के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल रहा है जो अवकरण की काम कर रहा है। फिर दहन में आपने देखा कि दहन में भी ऑक्सीजन को जलने के दहन में भी किसी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जैसे ऑक्सीजन इसमें मिलता है तो ये क्या करता है, जल करके CO2 गैस छोड़ देता है, यानी CO2 का निर्माण करता है। तो दोनों काम साथ साथ हो रहा है। अब आइए हम लोग बात करते हैं दहन और ज्वाला को लेकर। तो दहन क्या होता है, दहन वह होता है जो पदार्थ जलता है,
दहन उसे कहेंगे जिसमें कोई पदार्थ क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, उसको हम लोग दहन कहते हैं। अब दहन के लिए दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो अब दहनशील पदार्थ किसे कहेंगे, तो दहनशील पदार्थ वो होता है जो आसानी से जल जाए, उसे हम लोग दहनशील कहेंगे, और जो आसानी से नहीं जले उसे हम लोग अदहनशील कहेंगे। जैसे कि ईंट, पत्थर, बालू, ये सभी अदहनशील और अज्वलनशील है। लेकिन अगर हम लोग दहनशील की बात करें तो दहनशील में कागज हो गया, फिर आपका कपड़ा हो गया, तो ये सभी आसानी से जल जाते हैं। अब दहन की परिभाषा को आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे कि किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, और जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके CO2 प्लस ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन नहीं हो पाता है ढंग से, और मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जल करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो ये सारे चीज आपको रटने की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस तो बनते नहीं है। अब यहाँ पे दहन के लिए कुछ शर्तें हैं, ये पूछा जाता है दहन के लिए शर्तें। तो आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए कि दहन के लिए 3 आवश्यक शर्तें हैं। एक तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होने चाहिए, और ज्वलन की प्राप्ति होनी चाहिए। अब ये तीनों को अच्छे से समझिए। तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति में क्या होने चाहिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति कहने का मतलब है कि वैसे पदार्थ होने चाहिए जिसे आसानी से जलाया जा सके। जैसे कि पेट्रोल हो गया, स्प्रिट हो गया, कागज हो गया, पुआल, केरोसिन आदि को जलाने के लिए आसानी से ये जल उठते हैं। लेकिन अगर वही बात करें ईंट, बालू, सीसा, मिट्टी, पत्थर, इनको जलाने का प्रयास किया जाए तो ये कभी जल नहीं पाते हैं। तो ये दहनशील की उपस्थिति होनी चाहिए, तभी आप इस दहन की क्रिया को पूरा कर सकते हैं। फिर दहन के पोषक पदार्थ जैसे कि हवा मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन आनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, दहन की क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप मान लीजिए कि जलती हुई मोमबत्ती को किसी बाल्टी से या किसी चीज से ढक देते हैं, तो कुछ देर के बाद वो क्या हो जाए, बुझ जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें हवा या ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से वो दहन की क्रिया करना बंद कर देती है। आगे जो थर्ड पॉइंट है उसमें हमने ये आपको बताया है कि ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि सभी पदार्थ एक ही ताप पर नहीं जलता है, उसको जलने के लिए भिन्न भिन्न तापों की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर भीगा लकड़ी है तो उसको जलने के लिए और निम्न ताप की आवश्यकता होगी। लेकिन यदि पेट्रोल की बात करें तो वो आसानी से लग जाएगा उसमें। तो ये सभी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। तो ये पूरे फैक्ट्स आपके भेजे में उतर गया होगा। अब चलिए आगे के पॉइंट्स में बढ़ते हैं। अगले जो पॉइंट्स है वो ज्वाला को लेकर के बात किया गया है। तो ज्वाला किसे कहते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान में आपको रखना है। तो ज्वाला वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है। अब कोई गैसीय पदार्थ जलने का मतलब आपका जो गैस है, गैस सिलेंडर से जो रसोई घर में उपयोग किया जाता है उसमें आपको ज्वाला देखने को मिलेगा। और ज्वाला क्या होता है, तो ये ऑक्सीजन में आप देख सकते हैं, और ज्वाला के अंदर बहुत से नीले रंग होते हैं। जैसे कि इस मोमबत्ती में आप देखे होंगे, या गैस जो आप खाना बना रहे होते हैं माँ घर में या घर में जब खाना बन रहा होता है तो उस समय उसको आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पे मोमबत्ती को लेकर के बात किया गया है। तो मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट मुख्य 3 प्रकार से होती है। एक तो इसका केंद्रीय मंडल होता है, यह नीला होता है, इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं, यह बत्ती को घेरे रहता है, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है क्योंकि जो वाष्प है ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता है, और इस भाग को अदहन का क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये सारे चीज को आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरा के पूरा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। आगे जो अगला पॉइंट है वो द्रवीभूत पेट्रोलियम को लेकर के बात किया गया है, जिसको एलपीजी बोलते हैं, और एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम गैस जो होता है वो ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है।
यानी इसमें ये तीनों गैस मिले होते हैं और इसका जो मुख्य अवयव होता है पेट्रोलियम गैस का वो ब्यूटेन होता है। ये बहुत वीवीआई पॉइंट है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि पेट्रोलियम का मुख्य अवयव कौन होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये ब्यूटेन होता है। पेट्रोलियम में क्या किया जाता है, जो हम लोगों के घर में उपयोग किया जाता है उसका जो अभिक्रिया है वो इस तरीके का है, जलने पर, ठीक है ना। जलने पर ये C4H10 प्लस 13 O2 एरो का चिन्ह 8 CO2 प्लस 10 H2O प्लस उष्मा, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये वीवीआई है, ये पूछ लिया जाएगा। तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपको हर बुक में ये चीज़ दिया नहीं गया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख करके इसको जरूर से जरूर लिख लीजिए। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि द्रवित जो पेट्रोलियम गैस है उसके सिलेंडर में एक विशेष प्रकार का खराब गंधयुक्त एथिल मरकैप्टन की अल्प मात्रा मिला दी जाती है ताकि सिलेंडर में कहीं गैस का रिसाव हो तो उसका तुरंत पता चल सके। कहने का इसका मतलब है कि जैसे ही गैस सिलेंडर से गैस बाहर निकलता है तो हम लोगों को नाक तक जाता है और पता चल जाता है कि गैस लीकेज कर रहा है। जैसे ही गैस लीकेज करता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा किसके द्वारा होता है कि हम उसके गंध को पहचान लेते हैं, वो होता है एथिल मरकैप्टन, जिसका सूत्र होता है C2H5SH। तो इस चैप्टर को एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट करा दिया। यदि आपको यहाँ से कोई भी पॉइंट छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना, हम उसको फिर से कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो आज का, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।